साउंड, कैमरा, एक्शन। एक युवा निर्देशक जो पहले सहायक निर्देशक की यात्रा पर निकले और उसके बाद उन्होंने रखा निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम। फिल्म थी तितली। उसके बाद बिन्नू का सपना आगरा और डिस्पैच जैसी फिल्में बनाकर अपनी मुकम्मल पहचान बनाई कनू बहल ने। निर्देशक कनू बहल आज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। ये है इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और राइटर भी हैं। उनका नाम है कनू बहल। कनू बहल जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। कनू जी, आपकी फिल्म डिस्पैच की बात करना जरूरी है। यहाँ पर शाहाना गोस्वामी का भी जिक्र करना जरूरी है। वो हीरोइन है इस फिल्म की, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को? शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात? शाहाना एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव हैं। उन्हें अगर आप एक बार ये बता दें कि सीन में क्या हो रहा है और उनका किरदार क्या फील कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, अगर एक बार आप ये बता दें तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं और जब आंखें खोलती हैं तो वो वहां होती है, उस मोमेंट में पहुंच जाती हैं। हाँ। तो उनके साथ काम करने का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि आपको एक बार उनको इम्पल्स देना है और वो पकड़ के उस मोमेंट में वहां पहुंच जाती है और ज्यादा उनसे बात करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उनका जो इंट्यूटिव सेंस है परफॉर्मेंस का, वो उनका बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा कैमरा के पीछे से उसको ऑब्जर्व करना, और मैं काफी बार तो परफॉर्मेंस में खो जाता था उनकी। इतना खो जाता था कि मैं बाकी एक्टर्स को देखना ही भूल जाता था और सडनली मुझे याद आता था और भी लोग हैं फिल्म में। तो उनकी वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिल्म डिस्पैच की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताएंगे? इतनी भाग दौड़, मनोज बाजपेयी भाग रहे हैं और इतनी इंटेंस फिल्म है, इससे जुड़ी हुई कोई बात बताएंगे आप? I mean, सबसे ज्यादा ड्रामेटिक इंसिडेंट तो यही रहा कि हम एक दिन सीन शूट कर रहे थे जहां जॉय बाग के कैरेक्टर को हवालात में जाके वो एक शूटर को पकड़वाते हैं। जी जी। और उसके बाद उससे हवालात में कुछ पूछने जाते हैं और उन्हें गुस्सा किसी और बात पे आ रहा होता है, लेकिन गुस्सा उधर निकलता है। और वो गुस्से में उस आदमी को मारने लग जाते हैं जी। और काफी फिजिकल सीन था, हाथापाई का सीन था। और मैं चाहता था कि किरदार का एक थोड़ा सा दकियानूसी अपने आप में खूंसट होना उसका थोड़ा बाहर आए और थोड़ा सा हमें फील हो कि यार ये आदमी कैसा है, और उससे थोड़ा सा एक घिन आए। तो उस चक्कर में हमने सीन शूट करना तो शुरू किया, काम करना शुरू किया, बट मुझे उतना वो फीलिंग नहीं आ रहा था जो मैं चाह रहा था जॉय से आए इस सीन में। तो क्योंकि मनोज इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, फिजिकल सीन होता है तो वो इस तरह से करते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं मारने का, लेकिन एक्चुअली नहीं मारते हैं। और मैं थोड़ा सा अलग स्कूल से आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सीन में खोया जा सकता है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप फेक मत मारो, असली में मारो। अरे तो उन्होंने बोला कि अब असली में मारो मतलब फुल ब्लोन नहीं मारो, लेकिन छुओ तो आप पास से मत निकलो। ऑल्सो बिकॉज कैमरा इतना पास था कि हमें पता भी चल रहा था कि ये एक्चुअली नहीं हो रहा। तो मैंने बोला आप एक्चुअली करो। तो बोले यार एक्चुअली करने में कभी लगभग गया तेज तो, क्योंकि हम बात ये कर रहे थे कि कंट्रोल करके मारो बट कांटेक्ट होना चाहिए जी जी। और थोड़ा आपको फीलिंग भी ज्यादा आएगा। इट वाज लाइक ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो थोड़े हमारी अनबन हुई इस बात पे, थोड़ी देर शूट रुक गया। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा प्रिंसिपल है, मैं इस तरह करता ही नहीं हूं। तो मैं को एक्टर को लेके आया। को एक्टर ने उनको बोला कि सर आप करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो वो किसी तरह कुछ करके बहुत रिलक्टेंटली मान तो गए। फिर सीन होना शुरू हुआ। अच्छा फिर टेक भी मैं कम नहीं लेता हूं। तो वो टेक ऑब्वियसली थोड़ा आप 4, 5, 6, 7 टेक के बाद थोड़ा टायर हो जाते हो। तो 7वें 8वें टेक में उन्होंने मारा और
थक चुके थे सब, वो भी रिएक्शन स्लो हो गए थे जी। और वो एक्चुअली लग गया। और जो दूसरे एक्टर थे उनके नाक से खून आना शुरू हो गया। तो पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी मनोज से। फिर उन्होंने बोला मैंने तुम्हें बोला था ऐसा होगा, नहीं ये क्या करा दिया तुमने मेरे हाथ से, मुझे नहीं करना। हालांकि सामने वाला एक्टर ठीक था, उसने बोला नहीं सर कोई बात नहीं, कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ, ठीक हो गया। बट ही वॉज वेरी वेरी अफेक्टेड। आई थिंक उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस शायद रहे होंगे जहां उन्होंने डिसाइड किया होगा ऐसा नहीं करना। तो उन्होंने बोला मैं नहीं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम सबसे बकवास डायरेक्टर हो दुनिया के, ये वो मुझे नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करूंगा ये वो। तो वो अपनी वैनिटी वैन में चले गए और मैं बाहर बैठा रहा। 5-10 मिनट निकले, मुझे लगा थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो 5-7 मिनट बाद मैं गया वैनिटी वैन में। तो उन्होंने शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि आया है माफी मांगेगा, कुछ करेगा। तो जब वो ये सब गुस्सा वुस्सा करके गए थे तो थोड़ा उन्होंने चिल्लाया विल्लाया मेरे ऊपर, सही थे, उन्होंने सही किया। और उन्होंने जाते जाते मुझे बोला दिस इज जस्ट अ फिल्म, दिस इज जस्ट अ फिल्म, तुम क्या कर रहे हो, दिस इज जस्ट अ फिल्म। तो जब मैं वैनिटी वैन में गया, अब ये स्टोरी उनकी कही हुई स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। तो जब मैं वैनिटी वैन में वापस गया तो अपेरेंटली मैंने उनको बोला मनोज मेरे को आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैं बोला आई जस्ट वांट टू से दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म। तो वो हक्के बक्के मुझे देखते रहे कि तू आया है इतना सब होने के बाद ये बोलने मुझे आया। तो ये कहानी वो सुनाते हैं हम, ये हमारी क्रू में सबको सुनाते हैं रस ले लेके कि ये कैसा लड़का है। अच्छा। मुझे लगा आके माफी मांगेगा, मुझे वापस आके कहता है दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म। पहले की फिल्मों में तो ऐसे शूट होता ही था, बहुत सारी हम घटनाएं सुन चुके हैं। कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन जी को बहुत गहरा चोट लग गया था, लेकिन अभी तकनीक बहुत एडवांस हो चुकी है तो इससे बचते हैं। बहरहाल बड़ी दिलचस्प घटना थी और यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी बताइए कौन सा गाना? बर्फी से एक सुनने जी, बर्फी फिल्म का। there's a really nice song called फिर ले आया दिल जी, मजबूर क्या कीजिए। जी सुनते हैं बर्फी फिल्म का ये गाना। रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है।
कन्नू जी, बर्फी फिल्म के गाने के बाद हम जानना चाहते हैं, आपकी फिल्मों में एक खास मुद्दा होता है और ये मुद्दा इंटेंशन होता है मुद्दा ढूंढने का, या फिर बहुत ही बारीक धागे उसमें गूंथना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य होता है? थोड़ी सी जानकारी दीजिए इस बारे में। जी हाँ, उद्देश्य तो यही रहता है। देखिए, मेरा ये शायद बचपन से ही कुछ बन गया ये माहौल, क्योंकि माता पिता दोनों बहुत आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे और उन्हें लगता था कि फिल्म या टेलीविजन या थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सवाल उठा सकते हैं और कुछ मुद्दों पे बात कर सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप अपने आसपास की दुनिया का मिरर बन सकते हैं और एक वाइडर डिबेट खड़ा करने का एक जरिया बन सकता है, जो मीडियम है ओवरऑल बड़ा। तो थोड़ा इस माहौल में बड़ा हुआ, थोड़ा मैंने खुद भी शार्पन किया इसी चीज को अपने अंदर, और फिल्म स्कूल भी गया तो सरकारी फिल्म स्कूल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिल्म स्कूल है। तो कुछ मुझे ये भी लगता है कि मैं अगर 3.5 साल पढ़ाई करके अगर मुझे तैयार किया गया है तो मुझे इसीलिए तैयार किया गया है कि मेरी अपने जीवन से परे हटके एक लार्जर अपनी सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे हर बार जब भी फिल्म बनाने का मौका मिलता है, मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं उस मौके को जस्टिफाई करूं और इस तरह का कुछ बनाऊं जो लोगों से सच में बात करने का पोटेंशियल रखता हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो। वो देख के आप किसी तरह की कोई बात घर पहुंचते तक अपने से कर पाए। जब आप फ्रिज खोल के पानी की बोतल से पानी पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप तब भी उस फिल्म के बारे में कुछ क्रिएट कर रहा हूं तो इस तरह का करूं कि थोड़ा सा आपको वो सोचने पे मजबूर कर सके। सोचने से भी ज्यादा मेरा गोल यही रहता है कि, क्योंकि मुझे लगता है दिमाग से बात करने से बेटर, जिसे मैं इंग्लिश में बोलता हूं पंच इन द गट, मतलब ऐसा लगे कि आपको गूदे में एक मुक्का पड़ा है तेज, क्योंकि वो जो दर्द पूरे शरीर में फील होता है, पूरा झंगरिक हो जाए पूरा शरीर। वो दिमाग से कहीं ज्यादा आगे लेके जाता है मुझे लगता है। वो फीलिंग अगर आप उसको टच करा दें किसी ऑडियंस को और वो हिल बॉडी पूरी हिले, बॉडी में कुछ हिले, वो ज्यादा दिन चलता है रादर देन सिर्फ दिमाग से बात कर लेना या ऊपर ऊपर का कोई सोशल मैसेज कर देना, अरे ऐसा नहीं, अरे ये मतलब अब जैसे नॉर्मल बहुत ही सतही जो सोशल मैसेजिंग वाली फिल्में होती हैं, मुझे लगता है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उनकी उम्र छोटी होती है क्योंकि वो आपको सीख दे रही होती है। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सीख मिले उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, ज्यादा वो एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हैं। हमारे साथ खुद कुछ हो तो हम ज्यादा सीखते हैं रादर देन हमारे माँ बाप या कोई भी कितनी भी सीख दे दे, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल भी सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस से अगर आप थोड़ा सा झकझोरते हो उसमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो मैं अपनी फिल्मों के थ्रू वो एक्सपीरियंस ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, हम सब के दिल की बात कही है आपने कि वो इतनी इंटेंस हो, इतनी जज्बाती हो कि हम वहां पर रोएं फिल्म के साथ, पर्दे पर एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, तब वो फिल्म ज्यादा दिन तक याद रहती हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर आई फिल्म भूल जाते हैं। कन्नू जी, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कनु जी, यश चोपड़ा के बैनर पर एक फिल्म आई थी तितली, आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी। तो तितली का बीज कहाँ से पड़ा? ये तो बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट में बताइए। तितली एक्चुअली 2013 के करीब शूट हो रही थी और 14 में और रिलीज हुई। 2012-13 में लिख रहा था, इवेंचुअली 2014 में कैन गई थी, बट 12-13 के आसपास मैं फिल्म लिख रहा था और 2007 से मैं बॉम्बे में था और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में था, थोड़ा डेस्परेट था। तो शुरू में तो मैंने दिबाकर के साथ काम किया, ओइला की लकी ओए करी, फिर LSD लिखी उनके साथ। फिर उसके बाद मुझे लगा यार, शुरू से मैं वेट तो यही कर रहा था, मुझे लगा नहीं फिल्म बनानी है जी। और मैं ये भूल गया कि मैं एक्चुअली फिल्में क्यों बनाना चाहता था और मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया। तो मैंने एक फिल्म लिखी, एक दो चीजें लिखी जो और फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं था, मुझे बस फिल्म बनाने की जल्दी थी। तो मैंने कुछ और देखी हुई फिल्मों को जोड़ तोड़ के इधर उधर से इंस्पायर होके जितना मुझे आता था करने की कोशिश करी और मैंने देखा कि 1-2 साल मैं उन स्क्रिप्टों के साथ या उस एक स्क्रिप्ट के साथ घूमा तो इधर उधर, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं उसका। और इसके साथ साथ मेरे अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल चल रही थी जी। मेरा तलाक हुआ 2012 में और काफी मुश्किल समय था मेरे लिए, काफी सारी प्रॉब्लम्स उसमें से शायद मैंने खुद ही क्रिएट करी थी, बट सब साथ में जोड़ के काफी मुश्किल से समय से मैं गुजरा और 2012 खत्म होते होते मेरी शादी भी खत्म हो गई थी और ये जो 1-2 स्क्रिप्टें मैं लेके घूम रहा था उनका भी कुछ नहीं हो रहा था जी। तो ऑलमोस्ट एक क्राइसिस से मैं गुजर रहा था और उस क्राइसिस में मुझे कुछ याद आना शुरू हुआ और मुझे कुछ गड़बड़ लगना शुरू हुआ और मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मुझे ओरिजिनली फिल्म क्यों बनाना था। जब सबसे पहले मैंने सोचा था 16-17 साल पे कि मैं बनाऊंगा फिल्में, तब क्या रीजन था और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं
कुछ गलत कर रहा हूं, और मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब ना मैं ऐसी फिल्म लिखूंगा जो बने ना बने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मेरी अपनी कहानी होगी, मेरे अपने जीवन से निकली हुई होनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले मैं डिजाइन करने की भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि ऐसी बनाते बन जाएगी, वैसी बनाते। तो इस बार मैंने ये सोचा कि नहीं, सब कुछ जाए भाड़ में, अब मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जो सच होगी, मेरे जीवन से जुड़ी होगी। वहां से तितली की शुरुआत एक्चुअली शुरू हुई, और मैंने एक लड़के की कहानी लिखनी शुरू करी जो एक मुश्किल परिवार में है, और फिर धीरे 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 खोदते 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 अपने लिए, कनू के लिए भी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। जिन सवालों का जवाब ढूंढने का जरिया स्क्रिप्ट बन गई, तो उन्हीं जवाबों को ढूंढते ढूंढते परत दर परत स्क्रिप्ट खुलती गई, और साल 1.5 साल हमने लिखा, मैंने और शरद ने, जिन्होंने फिल्म लिखी मेरे साथ। और साल 1.5 साल काम करने के बाद हमें लगा कि हाँ, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, कुछ पोटेंशियल लग रहा है इसमें कि ये फिल्म बननी चाहिए, ना सिर्फ मेरे लिए या मेरी अपनी पर्सनल नीड के लिए, शायद ये फिल्म में कुछ है जो लोगों को देखना चाहिए। तो बस उसके बाद बहुत कोइंसिडेंस था कि दिबाकर को मैं तब तक काफी अच्छे से जानता था, 2 फिल्मों पे काम कर चुका था उनके साथ। तो मैं दिबाकर के पास स्क्रिप्ट लेके गया, दिबाकर ने पढ़ी, उनको भी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा ये फिल्म तो बननी चाहिए। तो वो करते 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 बस उसकी जर्नी वहां से शुरू हुई और बन गई। उस फिल्म को बनना था, जैसे वो चाहती थी वो बने, तो उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। फिल्म फेस्टिवल में काफी चर्चित हुई थी ये फिल्म और बड़ी सराही गई, और हम सब खोज रहे हैं, OTT पर हमने ढूंढी, मिली नहीं हमें देखने के लिए। तितली Amazon प्राइम पे अवेलेबल है जी, तो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, अगर वो ढूंढ रहे हैं हमारी तरह तो वो खोज के देख सकते हैं। और तितली से जुड़ी हुई कोई यादगार बात बताइए। कांस फिल्म फेस्टिवल में गई, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? तितली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरनल एक्सपीरियंस था थ्रू आउट, क्योंकि किसी भी स्टेज पे मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फिल्म निकली ही बहुत अंदर से, कहीं से, अंतर्मन की कहानी थी, बहुत मुश्किल फेज में वो निकली। तो बाहर तो कभी किसी समय मेरी नजर थी ही नहीं, हालांकि वो वैसा आगरा के साथ भी नहीं रहा, डिस्पैच के साथ भी नहीं रहा, बट तितली स्पेशली क्योंकि वो पहली फिल्म थी, मैं इधर उधर देख ही नहीं रहा था, लेफ्ट राइट नहीं देख रहा था। जो मैंने आपको पहले बोला, फोकस भी मैं एक तरह से सीख चुका था कि जो करो फोकस से करो, तो वो एक तरह से टनल विजन सा बन गया कि अच्छा ये एक चीज है, ये मुझे रियलाइज हुआ है, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, ये किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी फिल्म बनाओ जो इन सब चीजों के बारे में बात करे, और मुझसे हो गया और लोग शायद ये देख के बोले यार ऐसा नहीं करना। और ये फैमिली के बारे में, फैमिली में कैसे वायलेंस घूमता है, सर्कुलर वे में घूमता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में चला जाता है। और तितली में एक ऐसा किरदार है, एक यंग लड़का जो परेशान है अपने बड़े भाई से कि वो वायलेंट है, वो उसको मारता है, लेकिन उससे भागते भागते वही चीज वो किसी और के साथ करना शुरू कर देता है। तो ये वायलेंस का जो पूरा थीम था फैमिली में, उस पे काम कर रहा था। तो पूरी जर्नी में कहीं और देख ही नहीं रहा था। मतलब जब फेस्टिवल भी हुआ, कैन भी हो गया, बड़ा सरप्राइज था, बड़ा ही मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम तो फिल्म बनाने में ही लगे हुए थे। गोवा में एक एडिटिंग लैब होता है, तो वहां लैब में लेके चले गए कि एडिट, हमारा 2 घंटे 40 मिनट का कट था तब, तो छोटी करनी थी फिल्म, तो वहां इंटरनेशनल एडिटर्स आते हैं, हमें लगा एडवाइस मिल जाएगा, पिक्चर छोटी होने में हेल्प होगी। तो हम तो अभी एडिट ही कर रहे थे कि वहां उसी साल एक व्यूइंग रूम बोल के गोवा में शुरू हुआ था, फिल्म बाजार में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिल्म बाजार है, गोवा फिल्म फेस्टिवल में। फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ एक फिल्म मार्केट होता है, फिल्म बाजार बोलते हैं। उसी साल एक व्यूइंग रूम बोल के शुरू हुआ था, जहां आप अनफिनिश्ड फिल्में फेस्टिवल के लोग, बायर्स, ऐसा सब देख सकते थे। तो हमने कुछ सोचा भी नहीं, डाल दी वहां पर, पहली बार है, किसी को कुछ पता नहीं था। वहीं पर पहले दिन किसी ने बोल दिया होगा, थोड़ा सा बज हो गया कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग लग रही है, वो कान वाले लोगों ने वहीं जाके देख ली वो। और मुझे याद है मैं और मेरी एडिटर वहां पीछे खड़े हुए थे, हम भी चले गए देखने, किसी ने हमें बता दिया कान वाले लोग तुम्हारी पिक्चर देख रहे हैं। तो हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था, हमने बोला अच्छा, आई रिमेम्बर मेरी एडिटर ने बोला
मैं घबरा रहा था जाने में, तो उसने बोला तू चिंता मत कर, हम चल के बस इतना देखते हैं कि ये कितने मिनट पे रुकेंगे, अच्छा। तो हमें पता चल जाएगा पहली प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम जाके पीछे खड़े हो गए। तो हमने देखा यहाँ 1 2 3 लाइन में लोग देख रहे हैं हर सेक्शन के। वो 15 मिनट हुई, 30 मिनट हुई, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। 2 घंटे बाद हम ही चले गए थक के कॉफी वॉफी पीने कि ये तो रोक ही नहीं रही, क्या मतलब हुआ। हम कॉफी पी के वापस आए तो वो पूरी एंड तक उन्होंने पिक्चर देखी और देख रहे हैं पूरी। तो हम तो उसी में खुश हो गए कि यार इन्होंने तो पूरी फिल्म देखी, रुके नहीं बीच में। तो हम बात करते करते बाहर निकले, इतने में मुझे फोन आ गया कि हम कान से ये हैं, हम ऊपर लॉबी में, आप क्या हमसे बात करेंगे जी। तो बोला ठीक है, मैं चला गया बात करने। तो ऊपर जाके बोला कि हम आपकी फिल्म लेना चाहते हैं। मैंने बोला सर पिक्चर तो अभी खत्म ही नहीं हुई है, अभी तो 2 घंटे 40 मिनट की है, आप कैसे ले रहे हो, अभी मेरे साथ मजाक मत करो, मैं छोटा हूं। तो बोला नहीं मजाक नहीं कर रहे, हमें मालूम है आप इसे खत्म कर लोगे, आप बनाओ, आपको जो खत्म करना है, लेकिन ये फिल्म हम इस साल दिखा रहे हैं। तो मुझे काफी देर तक तो विश्वास नहीं हुआ, बट सच था। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सब कुछ ही एक्सीडेंट बोले या जो भी बोले, सब कुछ ही इस तरह था कि हो रहा था, हम फिल्म ही बना रहे थे। तो मैं तो लास्ट मिनट तक फिल्म पे काम करता गया लिटरली, कि मतलब डीसीपी लैब से लेके रात को, मतलब मैं लैब से 10 बजे रात को निकला हूं, 2 बजे की फ्लाइट पकड़ी है और फिनिश्ड फिल्म लास्ट मोमेंट पे हाथ में लेके फेस्टिवल में गया हूं। मतलब लास्ट मिनट तक काम क्या बात है। हाँ, तो ये प्लेजेंट सरप्राइज, और जाहिर सी बात है ये आगे अच्छी फिल्में बनाने के लिए चुनौती भी होती है और इंस्पिरेशन भी होती है। शिवांगी रघुवंशी और शशांक अरोरा से जुड़ी कोई खास बात बताना चाहते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तितली फिल्म में? काफी बात ऑलरेडी इस बारे में कर चुका हूं, बट शिवानी भी बहुत ज्यादा, इट्स फनी दैट यू आस्क, बिकॉज जब हम शाहाना की बात कर रहे थे तो मुझे शिवानी भी याद आ रही थी, बिकॉज उन दोनों की ये सेम स्ट्रेंथ है। शिवानी के साथ मैंने जीवन में पहली बार ये देखा था, जब मैंने उनके साथ काम किया तो वो तो उनकी पहली फिल्म थी, और पहली फिल्म तो क्या, इससे पहले उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया था फिल्मों से या थिएटर से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल ही नई थी। बट इवन एट दैट मोमेंट, चाहे उसे कैमरा की समझ ना हो, कहाँ खड़े होना है, एंगल क्या है, लेंस क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं पता है, वो थोड़ा थोड़ा हमने उन्हें सिखाया वर्कशॉप में। बट स्ट्रेंथ यही थी शिवानी की कि उसको कैरेक्टर पता था, वो दिल्ली से ही थी, उसी तरह की लड़की थी, तो उसे कैरेक्टर की पूरी इंट्रिंसिक समझ थी, पर इमोशनली वो एक मोमेंट में समझ जाती थी। आप उसे बोलो ये नीलू को अब ये फील हो रहा है, आपने उसे बता दिया, वो 5 मिनट के लिए एक कोने में जाएगी, अपने आप से बात करेगी, उसे जो करना है, और वापस आएगी तो ठप से बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगी। क्या बात है। तो उसकी ये इवन एज अ, मतलब नॉन एक्टर, उस समय मैं उसे नॉन एक्टर ही बोलूंगा, उसकी ये स्ट्रेंथ थी कि वो मोमेंट में कैसे पहुंचना है उसे आता था। और शशांक बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। अच्छा। शशांक बेसिकली ऑपोजिट इस तरह था कि हमेशा शिवानी की बेस्ट टेक्स पहली 2 या मैक्सिमम 3 होती थी, और शशांक की बेस्ट टेक 12वीं या 13वीं या 14वीं। वो ढूंढता है, उसका स्टाइल अलग है, वो धीरे धीरे मोमेंट को ढूंढता है, सीन को ढूंढता है, पहुंचता है, एक्सप्लोर करता है। शिवानी को मालूम है उसे क्या करना है, और वो पहले 2-3 टेक में कर देगी उसे जो करना है। शशांक धीरे धीरे आता है। तो ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग थी उस शूट पे उन दोनों के साथ काम करते हुए, कि 2 इतने डिफरेंट स्टाइल्स के परफॉर्मर्स, उनके साथ आप काम कर रहे हो, और मेरी भी पहली फिल्म थी, तो आप जूझ रहे हो, आप भी नर्वस हो कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बहुत अलग अलग तरह से बहुत इंटरेस्टिंग थी वो फिल्म। एक गाना यहाँ सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना? जी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना। अपने श्रोताओं को बता दें कि युवा निर्देशक और ज़हीन निर्देशक कनू बहल से हमारी बातचीत चल रही है, और कनू जी आपकी पत्नी स्नेहा खानवलकर नामचीन संगीतकार हैं। तो स्नेहा से कहाँ कैसे मुलाकात हुई? जी, स्नेहा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ एक्चुअली, बिकॉज मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था बॉम्बे आके, फिक्शन प्रोजेक्ट, वो था ओए लकी लकी ओए, और स्नेहा उसका म्यूजिक कर रही थी। तो मैं उनको तब से 2007 से ही जानता हूं, और हम लोगों ने जब लव सेक्स और धोखा, उसके बाद मैं लिख रहा था दिबाकर के साथ, उसका भी म्यूजिक स्नेहा ही कर रही थी। तो हम एज एक दूसरे के दोस्त तो थे तब से ही। जी।
तो हम लोग मतलब सेम सर्कल में थे, सेम दोस्त थे हमारे, तो हम लोग एक दूसरे को पेरिफेरली जानते थे काफी समय से। पर धीरे धीरे हमने रिकनेक्ट करना शुरू किया जब तितली के 2 साल बाद मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था। 30 मिनट की फिल्म थी, उसका नाम था बिन्नू का सपना। बिन्नू का सपना मैं बना रहा था और उसमें बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं था, बहुत छोटे बजट पे बनाई गई फिल्म थी। तो वो बनाते बनाते पैसे खत्म हो गए और उसका साउंड वाउंड हुआ। जब तक म्यूजिक का टाइम आया तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। तो स्नेहा को मैं जानता था, मेरी अच्छी दोस्त थी, तो मैंने स्नेहा को फोन किया। मैं बोला, स्नेहा मैंने ऐसे ऐसे एक फिल्म बनाई है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ, तुम फिल्म देख लो, अगर तुम्हें पसंद आती है तो प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। कुछ उसमें 2-3 गाने थे जो मुझे रिक्रिएट करने, एडिट में जो डाले हुए थे वो टेम्पररी गाने थे और मुझे ओरिजिनल गाने बनाने थे। तो मैं बोला लिख तो मैं ही लूंगा लिरिक्स, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गाने लिख लेता हूं, तो मैं बोला लिख मैं लूंगा और क्या तुम कंपोज करोगी। तो उन्होंने फिल्म देखी, बाय चांस उनको फिल्म अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो उस फिल्म पे जब हमने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे हमने थोड़ा समय साथ में बिताना शुरू किया जी। बस वहां से सिलसिला फिर शुरू हुआ। साथ में काम कर रहे थे तो थोड़ा शाम को समय गुजार लेते थे, कभी डिनर कर लिया साथ में जाके, लेट काम कर रहे हैं तो बस वो काम करते करते कुछ सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि एक दूसरे को ज्यादा जानने का मौका मिला। समझ में आया कि उससे पहले हम प्रोफेशनली जस्ट एज फ्रेंड्स जानते थे, बट आई थिंक एक दूसरे में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा और समझ में आया कि कंपोजर के पीछे एक इंसान भी है। हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जान पाए, तो बस वहीं से शुरू हुआ और फिर वो करते करते पता ही नहीं चला कब बात जी हाथ से एक दूसरे के पूरक बन गए। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, स्नेहा के लिए कोई गाना और आपकी पसंद का। तो स्नेहा का ही गाना सुनना चाहिए फिर। तो कौन सा सुना है बताइए। गैंग्स ऑफ वासेपुर। बिल्कुल, गैंग्स ऑफ वासेपुर सुन लेते हैं, उनकी फिल्म का। तो कौन सा? काला रे सुन सकते हैं। ये गाना सुनते हैं। काला रे काला रे धन काला रे मन काला रे, काली जबान की काली काली काले दिन की काली शामें, सैया करते जिनको बजा रे। बड़ी कोल 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 छीने तोल तोल तोल, बड़ी कोल कोल छीने तोल तोल तोल, छत आंगन चार दीवारी, सैया करते जी सैया करते जी सैया करते जी करते जी सैया करते जी कोल बजारी, सैया करते जी कोल बजारी।
काले दिन की काली शाम सैया करते जी गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कनू जी, आप दोनों फिल्मी दुनिया में हैं और अक्सर ये होता है कि आपसी मतभेद भी होते हैं, तो फिल्म अभिमान वाली नौबत कभी नहीं आई स्नेहा के साथ? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई बिकॉज आई थिंक हम दोनों ही कुछ तो शुरू से और कुछ अब इतना सारा काम कर लेने के बाद वो एक ठहराव और भी बढ़ जाता है। बट मैं ये बोल सकता हूँ शुरू से ही हम दोनों इस प्रोफेशन में कभी भी अपने नाम के लिए नहीं जुड़े हैं या कुछ किया नहीं है। आई डोंट थिंक हम दोनों को उससे बहुत ज्यादा मतलब है कि ये फिल्में बनाना या म्यूजिक कंपोज करना हमें क्या दे रहा है। आई डोंट थिंक हमारा रीजन वो काम करने का है। तो आई थिंक दोनों को ये एक बहुत ही ज्यादा स्थिर एक संभाव है कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वो काम जो कर रहा है वो करेगा। उससे हमारा रिश्ता वहीं तक का है जैसे आप एक बच्चा पैदा करते हैं, आपका रिश्ता वहीं तक का है इन दैट सेंस कि फिर तो जो आपने कर दिया वो ऑडियंस के हवाले हो जाता है, वो फिर उनका हो जाता है। जी। और उसके बाद अगर हम है ही नहीं उसके साथ तो उस काम को लेके हमारे बीच में क्या ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, टसल क्यों होना। स्नेहा संगीतकार हैं और आपके घर में म्यूजिक की धारा बहती होगी, लेकिन आपकी फिल्मों से म्यूजिक पक्ष नदारद रहता है, कोई गाना नहीं होता है, इसकी क्या वजह है? जी, एक तो मैं अपनी बात करने से पहले स्नेहा के बारे में भी आपको बता देता हूं कि उनका ईमेल आईडी ही है एंटी म्यूजिकल्स। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए ये, बट मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पर उनका एंटी म्यूजिकल्स एक ईमेल आईडी है। तो वो अपने दिमाग में वो भी फुल ऑन संगीतकार नहीं है, वो भी साउंड का म्यूजिक में कहीं विपरीत जाके ही कुछ करने की कोशिश कर रही है अपने मन में। जहां तक मेरा संगीत से रिलेशनशिप है, मेरा आई थिंक एज आई सेड मैं जो बनाता हूं वो मुझसे थोड़ा अलग भी है, मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूं। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूं, मेरा ऐसा कोई लगाव नहीं है अपने काम के साथ। तो मेरा अपनी निजी जिंदगी में संगीत के साथ शायद एक अलग इवॉल्विंग रिलेशनशिप है, पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूं और जो उन फिल्मों से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं उसमें मुझे लगता है कि कन्वेंशनल लेट्स कॉल इट बॉलीवुड काइंड ऑफ म्यूजिक की जगह नहीं है, बिकॉज उस तरह का लैक ऑफ रियलिज्म मुझे लगता है मेरी तरह की फिल्मों को एक डिससर्विस करता है। और उस दुनिया से जहां मैं ऑडियंस को ले जाना चाहता हूं उससे थोड़ा परे ले जाने का पोटेंशियल रखता है। और मैं म्यूजिक को या गानों को ज्यादा डाइजेटिक वे में यूज करने की कोशिश करता हूं रादर देन नॉन डाइजेटिक। डाइजेटिक मतलब कि उसी स्पेस में अगर कुछ बज रहा है तो मुझे म्यूजिक से उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट सडनली फिल्म से बाहर आना और लोग गाना गा रहे हैं या नाच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो मुझे लगता है जस्ट प्योरली वो सिनेमैटिक ट्रेडिशन के भी खिलाफ है। इंडियन सिनेमा थोड़ा सा थिएटर में रूटेड है और थिएट्रिकल फॉर्म्स में रूटेड है जहां म्यूजिक का एक अलग फंक्शन होता है। बट मुझे लगता है द मोमेंट आप थिएटर से बाहर निकल के सिनेमा में आ गए हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस मीडियम को उसके टूल्स के लिए यूज करो rather than enforce other tools from a different cultural form, different art form. तो इसलिए मेरा थोड़ा सा एक पोजिशनल टेक है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बस चलते चलते बताइए अपने बच्चे के बारे में। बीच में आपने जिक्र किया था कि 5 साल का बच्चा है और वो संक्षेप में बताइए अपने दोहराव के बारे में। आपकी माँ और आपका बेटा, वो सिचुएशन के बारे में बताइए। छोटा है बच्चा आपका? जी अभी तो बहुत छोटा है, 5.5 साल का है। उसका नाम है दुनिया। जी उसको भी फिल्मी दुनिया में लाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जिस दुनिया में जाना चाहेगा वो खुद डिसाइड करेगा। हमारा तो कोई ओपिनियन नहीं है कि उसे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अभी तो बहुत छोटा है, बट बड़ा भी हो जाए तो जो वो चाहे उसे वो करना चाहिए। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, होने भी नहीं वाला। जी आपके बचपन पटियाला की ओर चलते हैं और एक गाना सुनते हैं। कोई पंजाबी लोकगीत शैली में कोई फिल्मी गाना अगर याद आ रहा हो? रब्बी का एक गाना है तेरे बिन होर ना कोई।
सुनते हैं यही गाना। तेरे सन सोहणिया कोई हो नहीं लगता, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। तेरे सन सोहणिया कोई हो नहीं लगना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। मैं सारे ढूंढे बैठिया अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे भी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, मंगदा मेरियां बल्ला तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरियां बल्ला तेरे बिन होर ना किसे करदी धुप विच छां। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लगता, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। जिवें रुकिया सी तू जरा नहीं बोलना मैं सारी उम्र, जिवें आखिया सी अखां चुरा रोवेगा सानू याद कर। हसया सी मैं हासा अजीब पर तू नहीं सी हसया, दिल विच तेरे जो राज सी मैनू तू क्यों नहीं दसया। तेरे बिन सानू एह राज किसे होर नहीं दसना, तेरे बिन पीड़ दा इलाज किस कोलों लभना। तेरे बिन सन सोहणिया कोई हो नहीं लगता, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। मिलिया सी अज मैनू तेरा एक पत्रा लिखिया सी, जिस तू शेर बारे शादा पढ़ता सी उसनू हंजू एक खुलिया अखां च बंद सी। ऐ राज अज खुलिया कि तेरे बिन ऐ मेरे हंजू किसे हो नहीं चमना, कि तेरे बिन ऐ मेरे हंजू मिट्टी बिच रोलना। तेरे बिन सन सोहणिया कोई हो नहीं लगता, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन सन सोहणिया कोई हो नहीं लगना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन सन सोहणिया। अपनी फिल्म्स इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ सेकंड्स में बता सकें तो बताइए, जो पढ़ाई की थी आपने फिल्मी दुनिया में आने के पहले। वो तो बहुत वहाँ के कुछ लंबी कॉन्वर्सेशन है, बट संक्षिप्त में यही बोलूंगा कि मेरे जीवन के कुछ बेहतरीन साल थे। जितना मैं सीखा सिनेमा के बारे में फिल्म स्कूल में, उतना मैं ना तो उससे पहले ना उसके बाद शायद सीख पाया हूँ। और वो शहर कलकत्ता, इतना सुंदर शहर, कल्चर में डूबा हुआ, और उस शहर का सेंस ऑफ टाइम ही बिल्कुल अलग है। मतलब कलकत्ता ऐसा शहर है, शायद मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मुझे ऐसा भी लगता हो, बट मैंने और भी लोगों से सुना है जो स्टूडेंट्स नहीं है कि कलकत्ता ऐसा शहर है कि आप एक दिन में एक फिल्म भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, एक पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं,
एक वॉक के लिए भी जा सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और तब भी दिन बचता है। तो उस शहर की जो पेस है, सेंस ऑफ टाइम है, भाषा, कल्चर, मैं तो मतलब उस शहर से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ की वो मिष्टी, बंगाली मिष्टी, बिल्कुल, खाना कैसे उसे भूल गया मैं, मतलब हर तरह से। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी। आई लव कलकत्ता। जी, बंगाली संगीत भी बहुत समृद्ध है जी। एक गाना यहाँ बनता है जी उस परिवेश के लिए। जी, सुनते हैं ये गाना। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जब काली घटा छाए ओरे हो रे हो अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तो शोला बन जा, वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जलो रे, जो खुद जल के जहां रोशन कर दे একলা জলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো।
कनू जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी दिलचस्प बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। युवा निर्देशक कनू बहल से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।